नमस्ते। आज हम आपके सामने क्लास 10th हिस्ट्री लेसन थर्ड नेशनलिज्म इन इंडिया एक बार फिर से लेके आए हैं। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही डाला था। उसी को टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे की चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमने नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने लास्ट टाइम डाला था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो है हमारा टॉपिक मिलेगा वो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में रहेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनलिज्म इंडिया में स्टार्टिंग जब हुआ था तो हमारे यहाँ बहुत से एंटी कॉलोनियस मूवमेंट चलाए गए थे। ठीक है, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए गए थे जो कि नेशनलिज्म का एक पार्ट है। तो चलिए, ब्रिटिश कॉलोनी जो हमारे इंडिया में थी उस समय उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उसका इफेक्ट इंडिया पे पहुंचा, तो जिसके बारे में अब हम जा रहे हैं आपको बताने के लिए। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट है। चलिए, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि पहला जो इफेक्ट था वो हमारा है इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो ब्रिटिश कॉलोनीज जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट की थी तो वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की उनको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हुईज इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने फाइनेंशियल को एक जरिया बनाया। उसमें वार ईयर चल रहा था, तो वार ईयर में क्या हुआ कि उनको अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत से लोन है इंडिया पे और अपने टैक्सेस को और कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, साथ में इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या हुआ इंडिया में, हमारे इंडिया में टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो गए। किसके कारण हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर के कारण हुआ, क्योंकि उनको फौज पे खर्च करना था पैसा। तो सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा, प्राइस डबल। तो वार ये चल रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इंडिया में क्या हुआ, हर चीज़ों का दाम डबल होने लगा, प्राइस इंक्रीज होने लगा, क्योंकि टैक्स बढ़ रहा था तो प्राइस इंक्रीज होने लगा। जिससे क्या, जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत हार्डशिप करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया, क्योंकि प्राइस डबल हो चुके थे। तो कौन सा ईयर में किए थे, तो वो ईयर था 1913 से 1918 के बीच में। जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप करना पड़ गया, क्योंकि प्राइस डबल हो गए थे। सेकेंड, थर्ड नंबर है फोर्स रिक्रूटमेंट। अब फोर्स रिक्रूटमेंट्स को सिंपल डिफिनेशन में बोला जाए तो हमारे ब्रिटिश स्टेट जो थी वो इंडिया में वार में इस्तेमाल होने के लिए जो सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है उसके लिए उन्होंने लोकल पीपुल्स को, विलेजर्स को फोर्स के थ्रू आर्मी में ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला। इसी को उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट्स की बात की है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि जो फोर्स रिक्रूटमेंट्स इंडिया में किया गया, तो जितने विलेजर्स को या जो वहाँ के लोकल लोग थे जब उनको आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया, तो वहाँ के लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए, एंगर हो गए। मैंने यहाँ लिखा भी है, विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर्स कॉज वाइड स्पेयर एंगर। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए वहाँ के लोग। ये भी इफेक्ट क्या था, वर्ल्ड वार का ही था। फोर्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है वो क्रॉप फेल्ड लिखा है। क्रॉप फेल्ड क्या, क्रॉप्स फेल्ड में क्या, हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था 1920 के टाइम में, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो उस समय इंडिया में बहुत जगहों पे क्रॉप फेल हो गए थे, मतलब फसल डिस्ट्रॉय हो गया था, सम खत्म हो गया था, जिसके कारण हमारे वार का इफेक्ट था। और साथ में यहाँ पे इंडिया में जब बहुत बड़ा फेमाइन और एपिडेमिक फैला, तो जिससे हमारे इंडिया में फूड शॉर्टेज जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे कारण इंडिया में उस टाइम 1920 के टाइम में 12 से 13 मिलियन पीपुल्स की डाइड हो गए, उनकी डेथ हो गई। किसके कारण, वो फेमाइन और एपिडेमिक के कारण। ठीक है, महामारी के कारण और अकाल के कारण क्या हुआ, इतने लोगों की डेथ हो गई। अब हमारा 5 पॉइंट्स है फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट का। देखो, जब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में आए तो इनके सोल्यूशंस के लिए, इसके कैसे सॉल्व होगा, तो हमारे पास एक न्यू लीडर्स का डिमांड आया कि एक ऐसा लीडर आना चाहिए जो कि इन सभी प्रॉब्लमों को दूर कर सके। तो न्यू लीडर जो है सजेस्ट करे कि कैसे स्ट्रगल होगा और कैसे इन सभी प्रॉब्लमों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था वो समाप्त हो चुका था और उसकी प्रॉब्लमों से दूर करना था। मैं फिर से बता दूं, वर्ल्ड वार फर्स्ट समाप्त हो चुका था और हमें ऐसे लीडर की जरूरत थी जो कि इन सभी प्रॉब्लमों से दूर हमें कर सके। तो आप जानते हैं हमारे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो उस समय माना गया था, तो वो हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए साउथ अफ्रीका से। तो उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में विजिट किया और यहाँ के प्रॉब्लमों को समझा, और प्रॉब्लम को समझने के बाद यहाँ बहुत से मूवमेंट चलाए। क्या मूवमेंट चलाए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए। तो चलो, ये टॉपिक मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार इफेक्ट आपको बता दिया। बहुत सिंपल तरीके से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और मैंने लिखा हुआ है वो और तरीके से समझाने की कोशिश कर देगा। तो चलिए, सेकंड टॉपिक हमारा है सत्याग्रह मूवमेंट।
सत्याग्रह मूवमेंट को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं डिफाइन कर दूं, सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सत्या, दूसरा है आग्रह। मतलब सत्य के द्वारा रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना कि आप मैंने ये कोई काम मेरी में कर रहा हूँ, उसमें मुझे विश्वास है, मतलब वो सत्य की भावना है, इससे हम अपने उस चीज़ों को पूरा कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें सत्याग्रह मूवमेंट करना होगा, सत्य का रिक्वेस्ट करना होगा, जिसके कारण हम अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ा सकें। तो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया। कब? जब वो गांधी जी 1915 के आने के बाद 1916 में ये प्रोसेस गांधी जी को द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत चीज़ों में ये सपोर्ट गांधी जी ने किया। तो चलिए हम उसको पार्ट देखते हैं, कौन कौन सी जगह पे सत्याग्रह मूवमेंट बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वर्क किया। तो पहला है 1916 चंपारण में, बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च हुआ। सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च बिहार में, ये चंपारण में क्यों हुआ इसका कारण भी मैंने लिखा है कि जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, जो कि प्लांटेशन सिस्टम के थ्रू काम करते थे, तो अंग्रेजों ब्रिटिश के द्वारा बहुत ऑप्रेसिव तरीके से वर्क किए जाते थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से किसानों के साथ काम लिया जाता था। तो उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया, सत्याग्रह मूवमेंट बोला पेजेंट्स से कि आप लोग करिए और आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो चंपारण बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट्स फॉलो किया गया और उनको इनसे सफलता मिली वहाँ के लोगों को, ठीक है, चंपारण में प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो वर्क होते थे। फिर 1917 में भी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में भी, ठीक है, खेड़ा में भी यही हुआ कि इन्होंने भी सत्याग्रह का सपोर्ट किया। सत्याग्रह में खेड़ा पीपल्स ने क्या किया, तो वो बहुत सिंपल तरीके के, जो पीजेंट्स थे उस समय क्रॉप जो थे खेड़ा का फेल हो चुका था, क्रॉप फेलियर्स हो चुके थे, हमारे यहाँ फसल खराब हो गए थे खेड़ा में। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, अपने टैक्स को बढ़ा दिया था। तो टैक्स दे कैसे पाएंगे जब क्रॉप फेलियर्स हो गया था। तो उसके डिमांड्स को रिफ्यूज करने के लिए ये सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया और रेवेन्यू कलेक्शन में रिलैक्सेशन मिल सके, तो इसीलिए ये मूवमेंट चलाया गया सत्याग्रह मूवमेंट, और ये भी सफलता के से आगे बढ़ा और लोगों को वहाँ पे रिलैक्सेशन मिला। लास्ट है 1918, ये है गुजरात में, अहमदाबाद है पड़ता है, और अहमदाबाद में भी ये मूवमेंट चलाया गया, सत्याग्रह मूवमेंट्स। अब ये क्यों चलाया गया, ये भी मैंने लिखा है कि सत्याग्रह मूवमेंट इसलिए चलाया गया कि टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट वर्कर मिल्स फॉर गुड वर्किंग कंडीशंस एंड गुड हाई वेजेस, मतलब अच्छा उनको सैलरी मिल सके और उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो इसके लिए अहमदाबाद के मिल वर्कर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सत्याग्रह मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया। इन तीनों मूवमेंट में गांधी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसकी सफलता मिली। ठीक है, तो सत्याग्रह मूवमेंट्स को भी मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, आप इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। अब उस टॉपिक में लास्ट था हमारा फर्स्ट टॉपिक का खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स, ठीक है। तो चलिए खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं रॉलेट एक्ट के बारे में बता दूं। रॉलेट एक्ट के बारे में बार बार आपने सुना होगा, क्लास 8 में भी पढ़ाया गया कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट है क्या? तो रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि इस एक्ट में जो न्यूमरस ऑफ पावर होता है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होते हैं, जो एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स को ये पावर मिल जाती है कि विदाउट ट्रायल वो 2 इयर्स के लिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को या किसी भी पॉलिटिकल सस्पेक्ट को 2 इयर्स के लिए बिना पूछे इनको जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग गांधी जी ने क्या किया था, 6 अप्रैल 1919 को, यहाँ मैं डेट लिखा हूँ, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया था, इसके अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। तो चलिए मैं सिंपल वर्ड्स में आपको रॉलेट एक्ट के बारे में भी बता दिया। चलिए अब खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, लोग अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन, ये आंसर आपको देने बहुत इजी रहेगा। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो ऑटोमन टर्की, ठीक है, मतलब एक स्पिरिचुअल लीडर हेड है इस्लामिक वर्ल्ड के, वो हार चुके थे। उसके अगेंस्ट ब्रिटिश ने बहुत मतलब अनरिस्पेक्ट कर दिया था उनका, उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था, ठीक है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं किया उनके साथ, तो अनरिस्पेक्टेड कर दिया। इसके अगेंस्ट खलीफास टर्मिनल पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब खलीफा जी स्पिरिचुअल पावर थे, देवी शक्ति, देवों के रूप माने जाते थे इस्लामिक कंट्री के, तो उनका जब अपमान हुआ तो इंडिया में भी और बाहर कंट्रियों में जो इस्लामिक मुस्लिम लोग हैं वो उनके पदवी को, उनके पोस्ट को बनाने के लिए, वापस लाने के लिए बहुत से स्ट्रगल किए गए। तो इंडिया में भी क्या हुआ कि खलीफा जी के पावर को वापस दिलाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाएगी, ठीक है, कहां पर, बॉम्बे में 1919 को।
किसने बनाया था ये भी याद रखिए। मैं नाम दोनों को बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। एक का नाम है मोहम्मद अली जी, दूसरा नाम है शौकत अली जी। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया, बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया और शुरू किया। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब इसका सपोर्ट किसने दिया? तो नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया। कैसे दिया ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने भी अपने बुक में ये लिखा है, उनकी एक बुक थी, उन बुक का नाम था हिंद स्वराज। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बुक का नाम है हिंद स्वराज। आप बुक का नाम याद रखिए, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो हिंद स्वराज, इसमें डिक्लेयर लिखा है कि ब्रिटिश रूल जो स्टेब्लिश इंडिया में हुई थी वो किसके अकॉर्डिंग हुई थी? इंडियंस विद इन द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियंस जो थे, इंडिया के जो इंडियंस थे, उनके कॉर्पोरेशन से ही भारत में ब्रिटिश रूल फॉर्म हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश, यदि इंडियंस जैसे ब्रिटिश को कॉपरेट करके यहाँ स्टेब्लिश किए थे, उसी तरह यदि इंडियन ब्रिटिश का कॉपरेट करना रिफ्यूज कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ही टाइम में ब्रिटिश रूल इंडिया वुड कोलैप्स विथ इन ईयर। कुछ ही साल में क्या होगा? ब्रिटिश का जड़ यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मतलब वो यदि सपोर्ट हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और ब्रिटिश का कोई काम नहीं होगा और ब्रिटिश के गुड्स को इस्तेमाल नहीं करेगा तो ब्रिटिश के रूल आराम से समाप्त हो जाएंगे। तो अब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 को हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए ये पास कर दिया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट 1920 को लॉन्च कर दिया गया और पूरे भारत में ये मूवमेंट चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, मतलब नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और दोनों भाई मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया गया। तो बच्चों इस तरीके से मैंने अपने नेशनलिज्म इन इंडिया का जो सेकेंड वीडियो लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आपको उस टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको अपने वीडियो को फर्स्ट पार्ट में बताया था। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को समझ में बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक के लेके और उसको समझाएंगे। ठीक, थैंक यू, गुड डे, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।